नमस्कार, अपडू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा साहित्य गौरव सम्मान समारोह और उत्तराखंड लोक भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान साहित्य और भाषा से जुड़े कई महानुभावों को उनकी कला और हुनर के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के प्रसिद्ध मांगल लोकगीत की सुंदर प्रस्तुति भी देखने को मिली। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें साहित्य से जुड़े विद्वान लोग जो अपने क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इन सब महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा और साहित्य के विकास का सम्मान है। पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे, उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। सर, इस तरह के आयोजन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि लोग किताबों से, साहित्य से होते जा रहे हैं? नहीं, अपनी भाषा से जुड़े रहना, साहित्य से जुड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से वो सब लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहने का जो भी काम करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक नई पहल हुई है। इसके कारण से सभी साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक उत्साह उनका बनेगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता की योजनाओं के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में CCEA ने देश के किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा जिसमें पहला भारत सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है और इस पैकेज के 4 भाग हैं। पैकेज में अगले 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कॉपी द्वारा खरीदा गया है। इसी प्रकार 600 मंडी समिति के द्वारा खरीदा गया है और हमने इस बार ये सुनिश्चित किया है कि किसान, देखने में क्या होता है कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता, क्योंकि वो साहूकार, बाहर का किसान गरीब होता है, साहूकार उसको उधार देता है और उससे जब फसल होती है तो 22-23 रुपया मडवा खरीद कर आगे 34-35 रुपया बेचता है। हमने कहा बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। हमारी जो समूह की बहनें हैं वो किसान से उसके घर में जाकर मडवा खरीदेंगी, MSP पर खरीदेंगी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा और जो हम 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव समूह की बहनों को देंगे, आज 61,000 से अधिक सहायता समूह हमारे चल रहे हैं नारायण की, इसमें लगभग 3,69,000 बहनें उससे जुड़ी हुई हैं और हमने एक संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उस दिशा में भी एक कदम होगा और हमने वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख क्विंटल मडवे में वृद्धि के लिए लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार
छिंगोरा में 100 में 3200 का हमने लक्ष्य रखा है कि हम उसकी वृद्धि करेंगे। इसकी लगातार हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मिलट्स के मेलों के माध्यम से। अभी हमने श्री अन्न का एक 13, 14, 15, 16 को एक श्री अन्न महोत्सव देहरादून में किया था, जिसमें लाखों किसानों ने प्रतिभाग किया था। और जितने किसान वहां पर अपने उत्पाद लेकर आए थे, समूह हमारे या अन्य, वो सारे उत्पाद उनके वहां पर बिक गए और उनकी एडवांस बुकिंग हो गई। क्योंकि आज हर व्यक्ति श्री अन्न की ओर जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये इतना लाभदायक है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति मडुआ खाएगा तो उसमें कोई शुगर नहीं होगी, कोई उड़द खाएगा, गौत की दाल खाएगा तो उसकी पथरी नहीं होगी, कोई चौराई खाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की जमीन को लेकर इस समय गहरा विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित जमीन खरीदी। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जमीन की खरीद करते वक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया, बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हुई है। उत्तराखंड भाजपा का लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया है। चाय बागान की 6 नंबर पुलिया पर ज़मीन खरीदी गई जो कि सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित थी, और अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उत्तराखंड भाजपा ने जबरन वहां ज़मीन खरीदी। और अब जब पता चला कि वहां कार्यालय नहीं बन सकता, वो ज़मीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आती है, वहां ज़मीन खरीदना और कोई भी भवन खड़ा करना वर्जित है। ऐसे में अब नई ज़मीन की तलाश चल रही है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर कौन सी शक्ति का प्रयोग करके 6 नंबर पुलिया की चाय बागान की सीलिंग एक्ट वाली ज़मीन भाजपा ने अपने कार्यालय के लिए खरीदी, और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में देखे और बताए कि ये लैंड। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि जब जमीन खरीदी गई, जमीन खरीदने के बाद जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तक की जितने उसके प्रक्रियात्मक पक्ष होते हैं जो हर जमीन खरीदने वाला तय करता है, वो हमारे द्वारा की गई। पार्टी के नाम आज भी राजस्व विभाग में जमीन दर्ज है, लेकिन कोई मामला न्यायालय में जाता है और न्यायालय में जाने के बाद अगर न्यायालय किसी विषय को लेकर स्टे करता है, आज भी वहां पर निर्माण कार्य पर रोक है। अभी न्यायालय ने निर्माण कार्य रोके हैं, इसलिए हमने भी न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने कार्य निर्माण को फिलहाल वहां स्थगित कर दिया है। न्यायालय द्वारा जब भी निर्णय जिस रूप में आएगा उसका हम पालन करेंगे। अभी हम प्रदेश कार्यालय के अन्यत्र स्थान पर अपनी जमीन खोज रहे हैं। उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। उन्होंने आगे कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दोषियों को दंड मिलेगा। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जनपद अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी सोयालू और रामगंगा इत्यादि प्रमुख नदियों का पावन जल संग्रहण कर कलश के माध्यम से सैन्य धाम देहरादून के लिए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर पावन जल संग्रहण यात्रा को रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण करना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम हम सभी के लिए गौरव की बात है। सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का भी, सैन्य धाम का जो बहुत भव्य निर्माण हो रहा है, और उसके लिए आज पूरे प्रदेश से ऐसे जो पवित्र हमारी नदियां हैं वहां से जल गंगा जल जा रहा है, और इस गंगा जल का भी वहां सब बहुत अच्छी तरह से सैन्य धाम की मर्यादा और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, उसके लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, उन सारे शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को प्रणाम करता हूं,
और जिन शहीदों के नाम से हम अभी सैन्य धाम बन रहा है, उस सैन्य धाम की गरिमा बनेगी, उनके परिवारों को, हमारे प्रदेश को, जो हमारा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, इस प्रदेश को भी एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रेरणा इससे बहुत बड़ी मिलेगी। इस अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं। बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने कुमाऊं के बागेश्वर जिले को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य लिया है। मुख्यमंत्री के आवास और वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बागेश्वर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे का कहना है कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर जिले का विकास का रोड मैप तैयार कर आर्थिकी मजबूत करना है और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। जनपद स्तर पर जिला, राज्य और केंद्रीय विकास योजनाओं को संचालित करते हुए विकास करना है ताकि आगामी वर्षों में जनपद और राज्य की आय में वृद्धि हो सके। सर्वप्रथम मैं जिलाधिकारी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस कार्यशाला को बहुत फ्रूटफुल बनाने में अपना पूरा एफर्ट किया है और ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि जिला को किस प्रकार से विकास की धुरी के रूप में हम देखें और जो पहले से कॉन्सेप्ट है कि योजनाएं जो है धरातल से बने और ऊपर लेवल पर आए और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या सामान्य जनता हो, किस प्रकार से योजनाओं में उसकी भागीदारी बने, उसी के लिए आज एक मंथन रखा गया था। और इस मंथन में जिले के सभी अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, सीडीओ थे और भी जो अन्य विभागों के कार्यालय अध्यक्ष वो सब उपस्थित थे और उनको एक सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन किया जाना था कि हमारे ज़िले में, हमारे विभाग में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की मैपिंग करना, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कहाँ पर हम एडवांस कर रहे हैं और उस कमी को, जो गैप है, उसको किस प्रकार से दूर करके हम ज़िले को अपने प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर हम एक जो इंडिकेटर्स तय किए गए हैं उसमें हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर जो आज एक विस्तृत चर्चा। केदारनाथ में लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री संबंधित अस्पताल केदारनाथ में होना चाहिए। इन जानवरों के लिए दवाइयों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जानवरों से कई बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि जानवरों के प्रति भी संवेदना होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो अच्छी सरकारें रहीं उन्होंने ये व्यवस्था की थी, लेकिन मौजूदा हालात भगवान भरोसे हैं। एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए। घोड़ों और खच्चरों के लिए वहाँ दवाई और उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो इनसे दूसरों को भी फैल सकती हैं और चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। और जितनी, क्योंकि भगवान के मंदिर आप लोग जा रहे हैं, जानवर पे भी दया करनी चाहिए, उनके लिए भी पानी, भोजन, दवाई इत्यादि का, डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ करी जानी चाहिए। अच्छी सरकारें जो आती हैं वो इस चीज़ की व्यवस्था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश में समान नागरिकता कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष में राजनीति शुरू हो गई। वहीं विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुद्दों को भटकाने को लेकर समान नागरिकता कानून लागू कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि समान नागरिकता कानून के बारे में विपक्ष ने कल तक जो बयानबाजी की है उससे आज पलटते जा रहे हैं। विपक्ष भी समझता है कि भारतवर्ष में इसकी पहल पीएम मोदी द्वारा की जा रही है, जो कि समर्थक पहल है। उत्तराखंड उन सौभाग्यशाली राज्यों में है जिसने इस पहल को शुरू किया है। इसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट बनकर तैयार है। ड्राफ्ट जिस दिन भी सीएम को कमेटी द्वारा सौंपा जाएगा उसका विधानसभा के अंदर कानून के लिए जाएगा। देखिए, समान नागरिक संहिता के बारे में विपक्ष ने कल तक जो बयानबाजी की, आज वो पलटते जा रहे हैं और वो भी समझते हैं कि भारतवर्ष के अंदर इसकी पहल नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है, तो इसकी सार्थिक पहल का एक सामाजिक मैसेज जाएगा।
और उत्तराखंड उन सौभाग्यशाली राज्यों में जिसने इसकी पहल को प्रारंभ किया है। ड्राफ्ट बनकर तैयार है। कल दिल्ली के अंदर ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। अब क्योंकि ड्राफ्ट जिस दिन भी मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा कमेटी द्वारा, उसका विधानसभा के अंदर कानून के लिए जाएगा। अभी भी अवसर है, कांग्रेस क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, सदन में भी अपने सुझाव दे सकती है और सदन में पारण से पहले उस पर चर्चा निश्चित रूप से होती है। अब चर्चा से भाग जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन चर्चा के बाद ही कानून बनता है, सदन में वो विधेयक जाएगा। इसलिए आज बिना चर्चा के, बिना विधेयक पर से बचने के लिए जो कांग्रेस का जो अपना नीति तय। देहरादून में कूड़ा निस्तारण चुनौती बनता जा रहा है। हर रोज शहर में कई टन कूड़ा निकल रहा है, मगर उसका समुचित निस्तारण नहीं हो पा रहा। ऐसे में नगर निगम स्वच्छता पार्क के माध्यम से कूड़ा प्रबंधन को दुरुस्त करने की तैयारी में जुटा है। नथुआवाला और हर्रावाला में नगर निगम का ये प्रयोग सफल रहा। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता पार्क बनाने के लिए भूमि तलाश की जाएगी। इसके बाद आमजन और पार्षद की राय लेकर स्वच्छता पार्क बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। इससे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र में ही सही ढंग से निस्तारित होगा और नगर निगम की कसरत कम होगी। कूड़े के लिए जो है योजना बनाई जा रही है कि हर वार्ड का कूड़ा हर वार्ड में ही जो है उसका निस्तारण हो, जिससे भी हमारे 2 वार्डों में चल रहा है, हर्रावाला और नथुआला। ऐसे ही हम कुछ योजना बना रहे हैं कि 1 नंबर और 2 में भी इसी तरीके की ट्रायल बेसिस पे किया जाए, ताकि जो है वहाँ उस वार्ड का कूड़ा जो है वहीं उसका निस्तारण हो सके। और जो 2 वार्डों में हमने जो प्रयोग किया था वो सफलतम प्रयोग है। ऐसे ही सफल होंगे तो धीरे धीरे और वार्डों में भी इसको बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है जो कूड़े की एक समस्या जो हमारी शीशमबाड़ा की परमानेंट एक समस्या है उसका समाधान हो सके, इसके लिए योजना तैयार की गई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस भी इस बार जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में जुट गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पूर्ण रूप से मैदान में जुट गए हैं। दोनों नेता हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वो उनका अधिकार है। दोनों ही नेता सीनियर हैं, लेकिन चुनाव के टिकट तय करना पार्टी का काम है। देखो, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के साथ रखते, हर एक को अपना बात कहने का अधिकार है। हरक सिंह जी लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वो भी ठीक है। हरीश रावत जी कह रहे हैं, मैं भी कह दूंगा। रामलाल देव श्यामलाल कह देगा कि वो तो हर एक का अधिकार है, उसमें मैंने समझता कोई आपत्ति। उन्होंने इच्छा जताई, अच्छी बात है, सीनियर लीडर हैं, तो उसमें कहने में कोई बात नहीं। पार्टी हाईकमान तय करेगा किसका लड़ना। देखो, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के साथ रखते, हर एक को अपना बात कहने का अधिकार है। हरक सिंह जी लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वो भी ठीक है। हरीश रावत जी कह रहे हैं, मैं भी कह दूंगा। रामलाल देव श्यामलाल कह देगा कि वो तो हर एक का अधिकार है, उसमें मैंने समझता कोई आपत्ति। उन्होंने इच्छा जताई, अच्छी बात है, सीनियर लीडर हैं, तो उसमें कहने में कोई बात नहीं। पार्टी हाईकमान तय। थराली में विधायक भूपाल राम टमटा के नेतृत्व में कार्यकारिणी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ जाकर महा जनसंपर्क अभियान चलाया और केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जहां गरीब परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर दिए हैं, वहीं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान निधि और मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा देकर हर हाथ को स्वरोजगार देना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो
सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महा जनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक, निचले पायदान तक पहुंचने और हर व्यक्ति तक उनकी जो सोच है उसको धरातल पर उन्होंने उतारा। और जो उनका एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इन 9 सालों में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन कार्यों के माध्यम से आम जन में एक बहुत बड़ी विश्वास की भावना हमारी केंद्र की सरकार के प्रति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतर्गत हुई है। और मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में थराली विधानसभा में लोगों में हम घर घर तक गए, कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे बूथ स्तर तक एक लोगों ने संपर्क किया। लोगों में अपार एक प्रकार का भाव है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज विश्व के जन नायक हैं, जिनकी इतनी बड़ी व्यापक सोच है, आज हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव है कि हम कैसे भी हो 2024 में बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े मतों के उससे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित आयुक्त सभागार में कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार के सेवानिवृत्ति अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अपार आयुक्त NS किराल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, SSP श्वेता चौबे, जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार को विभागीय अधिकारियों की ओर से विदाई सम्मान पत्र के साथ पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ ही शॉल भेंट कर आयुक्त सुशील कुमार के 28 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के कार्यों को याद किया गया। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो भी मेरा कार्यकाल रहा है उसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला है। और जो भी हमें कार्य मिले शासन के, प्रशासन के, हमने बड़ी कुशलता के साथ अब सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण किए हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल से ही मैंने डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी और आज आयुक्त के रूप में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष की विषय है। कम लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं, मुझे अपनी सेवा में ये अवसर मिला। लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरिद्वार प्रशासन द्वारा सरकारी और अन्य भूमि मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाया गया था, जिसके चलते शहरी क्षेत्र सहित अन्य देहात क्षेत्रों से भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर के मुख्य मार्गों पर स्थानीय लोगों ने पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, मगर प्रशासन की नजरें इस अतिक्रमण तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कावड़ यात्रा में अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और शिव भगत भी इन्हीं मार्ग से होकर हरिद्वार पहुंचते हैं। कावड़ मेला की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रही है सन 2005 से लेकर सन 2023 तक। मैं प्रशासन की तरफ से CO भी बनाया गया हूँ, मेरी ड्यूटी अली चौक पे भी रहती है। और यहाँ के लोग, हकीकत और सच्चाई ये है कि प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ इस यात्रा का साथ देते हैं और कोई दिक्कत और कोई परेशानी इस यात्रा के अंदर नहीं आएगी। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, प्रशासन को, सबको कावड़ मेले की यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। और ये आपको बताता हूं कि हकीकत में, सच्चाई में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर मामले में हर तरह से तैयार खड़े हैं। प्रधान जी, लक्सर कोतवाली में बताया गया है कि जैसे कावड़ मेले के अंदर हरिद्वार से लक्सर की ओर जो कावड़ चलती है या लक्सर की तरफ, हरिद्वार की तरफ आती है, तो एक हमारा कावड़ मेला यात्रा है जो दक्खन मुहानी गंगा है, उस सबसे बड़ी तीर्थ स्थान हमारा इस्माइलपुर में है।
अली चौक से भी उस गंगा पर हमारे जो यात्री हैं वो आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अली चौक से लेकर और इस्माइलपुर तक के एक तो रास्ते के अंदर जो ठेली वगैरह ये ना खड़े हो, मांस और मछली ये ना हो, और इतनी अच्छी व्यवस्था रहे यहाँ पर कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। ये मेरा प्रशासन से कहना है। प्रधान जी, जानता हूँ रोजाना एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। जैसे अली चौक के अंदर बराबर बहुत ज्यादा ठेलियां खड़ी हैं और इतनी भीड़ हो जाती। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।